फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जयजी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आप सबके लिए आज लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेव्स और साउंड वेव्स। तो वेव्स आप सभी को पता होगा, उसको तरंग कहते हैं। तरंग क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से मोशन करती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप सभी अच्छे से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो आप आज का जो चैप्टर है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेव क्या होती है। वेव एक डिस्टर्बेंस है, एक वाइब्रेशन है। वेव क्या है? वेव इज़ अ vibration or disturbance which carry energy from and move from one place to another place। वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी लेकर के एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट करता है, जाता है, और विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, बिना मैटर को ट्रांसफॉर्म किए, बिना उस ऑब्जेक्ट को लिए वहाँ से एनर्जी लेकर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। वेव्स कई टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। लेकिन हम जनरली 2 टाइप्स के वेव्स ज़्यादा पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव क्या है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव भी 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। वो और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो होती है 7 टाइप्स की, यूवी, गामा, ये सब होती हैं, उसमें टाइप्स आते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? इसे प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव जो है वो मीडियम में चलता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम में नहीं, तो वो वैक्यूम में भी चल सकता है। तो देखते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव इज अ मैकेनिकल वेव 2 टाइप्स की होती हैं। मैकेनिकल वेव 2 टाइप्स की कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं? जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं वो वेव्स की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होती है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल भी प्रोपोगेट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें देखने को मिलता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे कि ये वेव है और इसके पार्टिकल इसी डायरेक्शन में भी प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो पास पास होते हैं वो कंप्रेशन होते हैं और जो दूर हो जाते हैं वो रेयर फ्रैक्शन होते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये तीनों मीडियम में प्रोपोगेट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में प्रोपोगेट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव के? साउंड वेव हो गया, स्प्रिंग में वेव जो होती है, प्रोड्यूस होती है, वो हो गई, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ ये कंप्रेशन हुआ, ये रेयर फ्रैक्शन हुआ। मतलब कि जब वो पास पास हैं तो वो कंप्रेशन, बाकी रेयर फ्रैक्शन जब वो दूर दूर हैं। तो एक यहाँ जहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? एक ऑसिलेशन में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी वेवलेंथ होती है। तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक वेवलेंथ कितनी होती है? लेमडा। वो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन जो लगातार जो होते हैं उनके एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम लेमडा क्या तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ। और ये तीनों मीडियम में तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, लेकिन ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव के ये पार्ट हैं। तो मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जिसमें जो उसके पार्टिकल हैं, वेव्स के पार्टिकल, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। द पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द वेव।
दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स का क्या होती हैं, इसमें हमें क्या मिलता है देखने को, इसमें हमें श्रृंग और गर्त देखने को मिलता है कि ये ऊंचाई और गहराई देखने को मिलती है। इस ऊंचाई को श्रृंग कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। तो इसमें जब हम एक लेमडा, एक ऑसिलेशन कहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक ऑसिलेशन में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की उसकी ये वेवलेंथ हो गई। अब इसमें एम्पलीट्यूड भी हमें देखने को मिलता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो मैक्सिमम वो हाइट या मैक्सिमम डेप्थ जितनी गया वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि वो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर ले रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, उसमें पार्टिकल जो है वो मूव ऐसे करते हैं और वेव जो है ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसमें वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं ट्रांसवर्स वेव में। और ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, गैस में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गैस में उनके पास ये मीडियम नहीं बनेगा कि वो ऐसे ट्रैवल कर सकें। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना श्रृंग और गर्त बना सके और उसके पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर सकें। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमें आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वन ऑसिलेशन जहां कंप्लीट हुआ वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक हुई एक फ्रीक्वेंसी ये, और वेवलेंथ क्या हुई, एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि श्रृंग से श्रृंग के बीच की डिस्टेंस या गर्त से गर्त के बीच की डिस्टेंस, वो उसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य। और ये जो होता है मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ, ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। और एक ऑसिलेशन में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशन कर ले रहा है। इन दिस, अब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो डायरेक्ट उसके पार्टिकल हैं वो उसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रहा हो। वेव्स, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वाटर सरफेस पे जो वेव हमारी प्रोड्यूस होती है, आप जब पत्थर मारते हैं पानी में ही पत्थर मारिएगा, कीचड़ में मारेंगे तो वो आपके ऊपर ही उछल के आएगा। तो आप जब पानी में पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वेव हमारी ऐसे ऐसे जाती है, वो वाटर जो होता है वो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये जो वेव हुआ ये भी एक तरीके का क्या हुआ, ट्रांसवर्स वेव। आप उसमें देख सकते हैं जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। वाटर पार्टिकल, जैसे यहाँ का वाटर पार्टिकल उठा और वो फिर यहीं पे आ जाता है, लेकिन जो वेव होती है वो आगे बढ़ जाती है, फिर यहाँ का वाटर पार्टिकल उठा, फिर ऐसे ये सारे पार्टिकल उठते हैं। जब ये मैक्सिमम तक जाता है फिर इधर वाले इधर आने लगते हैं, तो वो जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिर वो डेप्थ में जाते हैं वाटर पार्टिकल, सारे पार्टिकल डेप्थ में जाते हैं। तो हमें वहाँ पे वेव देखने को मिलती है, और वो किस तरीके की होती है, एक सांप की तरह होती है। जैसे आप सांप को देखते हैं वो ऐसे ऐसे जाता है, वो उस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन, जिन्हें चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं लाइट वेव जो है जहाँ सन से लाइट निकलती है रेज, और वहाँ पे तो कोई इन्वायरमेंट नहीं, कोई मीडियम नहीं, वो तो जब अर्थ के इन्वायरमेंट में पहुँचती है तब उसे मीडियम मिलता है, उसके पहले तो वो वैक्यूम में ट्रैवल करके आता है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। These waves propagate with the velocity of light in vacuum। वैक्यूम में इन वेव्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है, लाइट वेलोसिटी के इक्वल। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वेव्स भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम में। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, इसको आप लाइन से याद करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की
फिर एक्स रेज की, फिर यूवी रेज, विजिबल रेडिएशन। ये विजिबल रेडिएशन जो है ये हम देखने को मिलता है, बाकी ये सारी हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। इनके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप्स के जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं इन वेव्स को देखने के लिए। शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये जो होती हैं हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे सैटेलाइट के लिए इन वेव्स का यूज़ करते हैं। गामा रेज, एक्स रेज आप जब जैसे जो बोन के डॉक्टर्स होते हैं वो एक्स रेज का यूज़ करते हैं। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो इन सब टाइप्स की ये रेज होती हैं, ये कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। आप इन सबको एक याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। कौन सी ट्रिक है? गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज। माई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और रेंज मतलब कि रेडियो वेव्स। तो गाड़ी मतलब हो गया गामा रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, और इन मतलब इंफ्रारेड रेज, और आर मतलब रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स पहले शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये फ्रीक्वेंसी हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रही हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर वेवलेंथ होती है। मतलब कि अब इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऊपर से इधर आते टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, तो यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम वेवलेंथ बढ़ेगी। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसमें एग्जांपल्स जैसे आपको दे देगा 3 इसमें से, 1 इसमें से। तो ये जो टाइप्स के कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सब जो हैं ये सब वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपको बताते चलते हैं क्वेश्चन भी किस टाइप्स के बनते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम आप सबके लिए ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप भी एक काम करिएगा, क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं साउंड वेव्स की तरफ। साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। इसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और क्या होती है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या प्रॉपर्टी था कि इसमें जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। साउंड वेव्स जो है वो हमारे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिवर्बरेशन भी शो करती है। लाइट की तरह इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बट इसमें लाइट से एक डिफरेंट चीज़ होती है। लाइट में पोलराइजेशन होता है, लेकिन इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। हम इसको पोलराइज नहीं करते हैं। ये प्रीवियस ईयर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के और कई सारे कंपटीशन एग्जाम देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिवर्बरेशन और पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो है वो साउंड वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाइट वेव की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है साउंड वेव और लाइट वेव में मेन डिफरेंस होता है, ये भी एक टाइप का डिफरेंस होता है। तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम उसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। साउंड वेव आर 3 टाइप्स विच इज, पहली जो होती है इंफ्रासोनिक वेव, विजिबल ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम इसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो हमारी ऑडिबल वेव्स होती हैं, जो हमें सुनाई देती हैं ह्यूमन को, वो कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो मीन्स 20,000 हर्ट्ज। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? जैसे जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन के टाइम पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो सारी वेव्स कौन सी होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है।
इंफ्रासोनिक वेव्स को कौन सुन सकता है? आपको एग्जांपल देखेंगे, जो एलिफेंट होता है और व्हेल मछली आपने नाम सुना होगा, वो जो है ये सब इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकती हैं, उनको फील कर सकती हैं कि इंफ्रासोनिक वेव्स। इसलिए उनको, ऊंट भी जो होता है उनको भी पहले से ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो उनका जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे कि यही सब जो हमारे लिए बताने वाली चीज़ें होती हैं कि ये हमें पहले से ही अलर्ट कर देते हैं कि कुछ तो नेचर में गड़बड़ हो रहा है। उनको कहाँ से पता चलता है ये सारी चीज़ें? वो क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुनने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनको पहले से ही पता चलता है और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो इधर उधर भागने लगते हैं, वो अलग बिहेव करने लगते हैं। और जो सेकंड है वो तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वो ऑडिबल वेव्स होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, उसी को हम साउंड वेव कहते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अब तो कई सारी अल्ट्रासोनिक मिसाइलें भी आ गई हैं जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें हम अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स कहते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो ग्रेटर देन 2000 हर्ट्ज उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। और वो जो क्या, उनको कौन कौन सुन सकता है? उनको सुनने वाले होते हैं जैसे डॉग, बैट सिर्फ सुन ही नहीं सकता। बैट, चमगादड़ जो है वो रात में कैसे वो उड़ सकते हैं, चल सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब उनके सामने से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स गई और वो टकरा के आई, तो उनकी कैलकुलेशन पावर कितनी, उनकी मैथ बहुत तेज होती है चमगादड़ों की। वो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी दूरी पे इतनी स्पीड, इतने टाइम में वो लौट के वापस आ गई, तो वो तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी दूरी पे ऑब्स्टेकल है, कोई वस्तु है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो बिना सुने भी अपना रात को ट्रैवल कर सकते हैं, बिना देखे, क्योंकि उनके पास कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जो रात को कुत्ते भौंकते हैं, आप गांवों में देखते होंगे कुत्ते रात भर भौंकते हैं, तो गांवों में हमें क्या बताया जाता है कि ये रात को आत्मा देखते हैं। तो ये आत्मा कुछ नहीं होती है, वो आत्मा नहीं दिखती उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ है, इसलिए वो रात को भौंकते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं, तो उनके आवाज़ें आती हैं, इसलिए वो रात को भौंकते हैं। बाकी ये आत्मा, भूत, ये सब जो हमें बताया जाता है कि उनको रात को आत्माएं कुत्तों को दिखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइंस में इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जो उनको सुनाई देती है, वो डिटेक्ट कर पाते हैं। डॉग्स आर एबल टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इसलिए वो रात को भौंकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड क्या हो सकती है, कि वो किस स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आप देखेंगे साउंड की स्पीड जो है वो लाइट से कम होती है। तभी आप जब देखते हैं बादल जब तड़कते हैं, तो पहले बिजली चमकती है, फिर सब अलर्ट हो जाते हैं कि अब जोर से धमाका होने वाला है। वो वहाँ जो ऊपर होता है वो तो साथ में होता है, वो दोनों साथ में टकराए, साथ में साउंड प्रोड्यूस हुआ और लाइट प्रोड्यूस हुई। बट लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो अर्थ तक ज़्यादा जल्दी से पहुँच जाता है, और साउंड धीरे धीरे फिर पीछे से आता है, वो भी बाद में अपने तेज गड़गड़ाहट के साथ। तो जो साउंड की स्पीड है वो क्या है, वो डिपेंड करती है उसके डेंसिटी पे, कि मीडियम की डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जितनी कम होगी साउंड की स्पीड उतनी कम होगी। क्योंकि साउंड जो है वो मीडियम, उसको जितना डेंस मीडियम होगा उतना ज़्यादा उसके पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी वाइब्रेट करेंगे और उतनी तेज़ी से जाएंगे। तो आप देख पाते हैं साउंड सॉलिड में जो है वो मैक्सिमम होता है एज कंपैरिजन टू गैसेज। क्यों? क्योंकि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो मोर देन गैसेज होती है। When the sound goes from one medium to another medium, its speed and wavelength change. जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में गया या फिर सॉलिड से गैस में गया, तो वहाँ पे आप देखते हैं उसकी वेवलेंथ और उसकी स्पीड चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती है?
फ्रीक्वेंसी सोर्स से आती है। आप जब फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब आप उसका सोर्स चेंज करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा फीमेल और मेल की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, तभी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से ही हम एक दूसरे की आवाज़ को पहचान पाते हैं कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तभी उनकी आवाज़ जो है वो पतली होती है और मेल्स की आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है। तभी तो फीमेल्स आप देखते होंगे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं अपनी आवाज़ के कारण, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो आवाज़ थोड़ी सी पतली हो जाती है। और जब आप सोर्स चेंज करेंगे, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, अगर मेरी जगह कोई और आके बोलेगा, आप आके बोलेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जब आप सोर्स चेंज करेंगे। लेकिन आप मीडियम चेंज करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं। इसी तरीके से आपको लाइट में भी देखने को मिलता है। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि ऑप्टिक्स में भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कलर को डिफाइन करती है, और जो उसकी वेवलेंथ और स्पीड है वो मीडियम पे डिफाइन करती है। मीडियम चेंज होता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और रेयरर से डेंसर में जाता है तो कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। जब कलर चेंज करते हैं तब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इसी रीज़न से लाइट की जो है 7 कलर जो प्राइमरी कलर्स हैं विबग्योर वो होते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हम साउंड पढ़ रहे हैं, तो पहले हम साउंड को देख लेते हैं कि जैसे जैसे स्पीड जो है, साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपको लर्न कर लेना है। जब साउंड की स्पीड जितना ज़्यादा ह्यूमिड एयर होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो वहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा साउंड की स्पीड, जितनी कम डेंसिटी साउंड की स्पीड उतनी कम। तो आपको ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ थी। और आपको पता होगा कि एयर में जो है वो साउंड की स्पीड कितनी होती है, वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में तो ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, तो एयर में जो साउंड की स्पीड हमें 332 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलती है। और यही वाटर में जब हम देखेंगे तो ये आपको लर्न कर लेना है, एयर में जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में जो होता है वो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर में साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी 1483 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो स्पीड उसकी बढ़ गई। वो मीडियम पे डिपेंड करता है ना, गैस में सबसे मिनिमम होगी क्योंकि एयर गैस है, तो वहाँ पे स्पीड उसकी कम होगी, वाटर में ज़्यादा होगी। जब आप सॉलिड में जाएंगे तो उसमें उसकी स्पीड कुछ और ज़्यादा हो जाएगी, वाटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। अलग अलग सॉलिड में अलग अलग सॉलिड के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे आप आयरन में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो आपको मिलेगा 5130 मीटर पर सेकेंड। जब आप आयरन में साउंड की स्पीड मेज़र करेंगे तो वो 5130 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपको देखने को मिलती है, स्पीड ऑफ साउंड। एयर में 332, वाटर में 1400 अप्रॉक्स, और आयरन में 5100 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेंसिटी पे कितना डिपेंड करता है, जितनी डेंसिटी बढ़ी साउंड की स्पीड कितनी ज़्यादा वेरिएट कर रही है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन है। तो साउंड में जैसे मैंने बताया था कई सारे आपको टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे इको क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपको मैंने बताया कि साउंड रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है और रिवर्बरेट भी करता है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो है वो इको कहलाता है। इको को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे प्लेन एरियाज में आप देखते हैं कुएं होते हैं, तो आप जब बोलते हैं तो कुछ टाइम बाद आपकी आवाज़ आपके पास वापस लौट के आती है, तो वहाँ पे उस जो पूरा फिनोमिना है उसे हम इको कहते हैं। इको
वही होता है साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप पहाड़ी एरिया में भी देखेंगे जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ वापस आती है। इसके लिए इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस एक डिफाइन की गई है। वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 17, अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर जो होती है वो, अगर मिनिमम डिस्टेंस, इससे ज़्यादा है तो आपको इको देखने को मिलता है, इससे कम डिस्टेंस है तो इको नहीं, आपको फिर रिवर्बरेशन देखने को मिलेगा। रिवर्बरेशन क्या होता है? जिसमें एक बार आप बोलो कई बार आवाज़ गूंजती है। जैसे आप म्यूज़िक हॉल में देखते होंगे कि वहाँ पे एक बार है, अब तो आजकल तो डीजे पे आ गया है, जैसे आप डीजे देखते हैं उसमें आप बढ़ा देते हैं उसका रिवर्बरेशन, तो वो आप एक बार हेलो बोलते हैं, हेलो, तो वो हेलो 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 करता है। तो इस तरीके से उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। जब उसकी डिस्टेंस जो है 17.2 मीटर से कम होगी तो रिवर्बरेशन, 17.2 मीटर से ज़्यादा होगी तो इको। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी, तीव्रता। तीव्रता मीन्स, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, मतलब कि वेव की पावर, उस साउंड वेव्स की पावर कितनी है कि वो कितनी तीव्रता से प्रोपोगेट हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर सोर्स यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो है ट्रांसफर हो रही, प्रोपोगेट हो रही, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। और जो लाउडनेस होती है वो भी जो है किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन दी इंटेंसिटी। जो लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो बेल होती है। बेल मतलब बल होती है, डेसीबल, डेसीबल नहीं होती, बल होती है। बल इज इक्वल टू क्या होता है? बल 1.10 ऑफ डेसीबल होता है। तो ये उसकी यूनिट होती है बल। डेसीबल में हम क्या साउंड को मीजर, साउंड को किस में? डेसीबल में, लेकिन इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? बल होती है। और 1/10 ऑफ बल इज क्या, इज इक्वल टू क्या होता है? डेसीबल। मतलब कि 10 डेसीबल इज इक्वल टू, जब आप देखेंगे 10 डेसीबल इज इक्वल टू 1 बल होता है। 10 डेसीबल इज इक्वल टू 1 बल। तो ये उसकी इंटेंसिटी होती है, इसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अब चलते हैं पिच की तरफ। तो पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, विच वी फाइंड श्रिलनेस और ग्रेवनेस, मतलब कि उसकी मधुरता और उसकी कड़कता, किस आवाज भारी है या फिर आवाज पतली है। पिच जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, पिच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आवाज़ जितनी शार्प होगी, जितनी पतली होगी, जितनी तेज होगी, उसकी पिच उतनी ज़्यादा होगी। और आवाज़ जितनी भारी होगी, मोटी आवाज़ होगी, और वो जो है उसकी पिच जो है वो कम होगी, क्योंकि वो शार्प नहीं होगी। पतली चीज़ें ज़्यादा शार्प होती हैं ना, नुकीली, जिसे आप शार्प मतलब नुकीली कह सकते हैं, जो ऐसे शां करती है, तो वो जो होती है पिच उसकी ज़्यादा होती है। जैसे आप फीमेल्स की आवाज़ देखते हैं, जब वो गुस्से में बोल रही हो तो इतनी तेज़ी से बोलती हैं कि काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। फीमेल्स की आवाज़ इसीलिए ज़्यादा दूर तक जाता है क्योंकि उनकी पिच जो है वो ज़्यादा होती है। और मेल्स की आवाज़ मोटी होती है, उनकी आवाज़ में भारीपन होता है। फीमेल्स की आवाज़ में मधुरता होती है, लेकिन उनकी आवाज़ शार्प होती है, ज़्यादा दूर तक जाती है। और मेल्स की आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, लेकिन उनकी आवाज़ भारी होती है। तो यहाँ पे पिच को हम इस पे डिफाइन करते हैं। तो फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और मेल्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आवाज़ उतनी पतली, फ्रीक्वेंसी जितनी कम आवाज़ उतनी मोटी। अब हम देख लेते हैं सोनार। सोनार एक डिवाइस है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक डिवाइस है जो नेवी वाले, जो समुद्र वाले होते हैं, नेविगेशन में यूज़ करते हैं उसको। वहाँ पे समुद्र में डेप्थ को मेजर करने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। और सोनार से जो है हम एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। जब वो समुद्र में जाता है तो वो जितने टाइम में फिर रिटर्न आता है, तो इस तरीके से हम मेजर कर लेते हैं
कि इतनी टाइम हमने यहाँ से इसको छोड़ा, तो यहाँ से हमें उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड तो पता होती है, तो वो कितने टाइम में आया। तो इस तरीके से हम उसको डेप्थ को मेजर करते हैं कि ये कितनी डेप्थ में, यहाँ पे कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है। तो सोनार का यूज़ ज़्यादातर समुद्र वाले नेविगेशन में करते हैं, या फिर आगे सामने कौन आ रहा है, कितनी दूरी पे कोई सबमरीन्स को देख के डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी सोनार का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव। तो डॉपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अपना वो बताया कि साउंड में एक फिनोमिना होता है जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इफ़ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड साउंड एंड सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को बताता है। इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। ये इस फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? जैसे कि हम देखते हैं कि जब ट्रेन आ रही हो और आप एक जगह पे खड़े हों, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिखती है कि जो जैसे हॉर्न बजा ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ रही है और वो इधर से जब आ रही है और आप एक जगह पे खड़े हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती दिखेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, आवाज़ तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, आपको पता चलेगा। जब आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हों और अब वो जो अब सोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, या फिर आप खड़े हों और सोर्स जा रहा हो, तो आपको लगेगा कि ये आवाज़ जो है वो कम हो रही। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा कि ये उसकी किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। आप आवाज़ सुन करके आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो डॉपलर ने इस इफेक्ट को बताया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे साउंड वेव का। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हमें पढ़ना था पहले ही। वैसे तो आप सभी को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव बताया था, तो डिफरेंस आपको पता ही हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में। तो आप इसके डिफरेंस अब देख लेते हैं क्या है। द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि उसके पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, और वो जो है प्रोपोगेट उसके 90 डिग्री एंगल पे होता है। मतलब कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और वेव इस डायरेक्शन में जाएगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे, और उसी डायरेक्शन में जो है वो भी जाएगी। तो इसमें हमें क्या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है, और इसमें हमें श्रिंग और गर्त देखने को मिलता है। इसमें क्रेस्ट और ट्रॉस देखने को मिलता है, और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो गैस में प्रोपोगेट हो सकती है, लेकिन ट्रांसवर्स जो है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल तीनों में हो सकती है, और जो ट्रांसवर्स है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में हो सकती है, वो भी सॉलिड में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल का? साउंड वेव्स, अर्थक्वेक, पी वेव्स, वाइब्रेशन इन गैस, इंटरनल वाटर वेव्स। और ट्रांसवर्स का क्या एग्जाम्पल हो गया? लाइट वेव, मैग्नेटिक वेव। लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन ये मैकेनिकल वेव नहीं है। इस पे बहुत सारी अनेक मतभेद हैं कि लाइट वेव जो है, कभी कभी लाइट को हम वेव मानते हैं, कभी कभी इसको पार्टिकल मानते हैं। तो इस पे एक डी ब्रॉगली ने भी अपना व्यू दिया था, आप पढ़ते होंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य और डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है इसको हम कहते हैं कि लाइट एक ट्रांसफर वेव है, लेकिन ये एक मैकेनिकल वेव नहीं है। इसको हम मैकेनिकल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और मैग्नेटिक वेव, अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव, सरफेस वेव्स, ये सब क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं।
तो यहाँ पे हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आज हमने वेव्स पढ़ा, वेव्स के टाइप पढ़ा और साउंड वेव्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना कि साउंड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वो प्रोपोगेट होता है, कैसे हम सुनते हैं, कौन कौन किस किस साउंड को सुन सकता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, फीमेल्स की क्यों फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उनकी आवाज़ पतली क्यों होती है। तो ये सब हमने आज पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। आप चाहे जो भी कमेंट करेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा, जैसे ही हम आपका कमेंट देखेंगे हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप ही हमारे मोटिवेशन हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, आपको और अच्छे से प्रिपरेशन कराते रहेंगे ताकि आप सक्सेस हो सकें। तो आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।